बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आ गई कि उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में कहा। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो चार्ज ऑन द कैटायन था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो और जो सेकेंडरी वैलेंसी थी वो कोऑर्डिनेशन नंबर था, जो कि जो है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है डिसाइड करता था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए बोले थे, हुए आपसे कि नहीं? अच्छा, 21 का और 54 का नॉमेनक्लेचर। चलिए मैं थोड़ी देर बाद अब नॉमेनक्लेचर पे आता हूं। ठीक है, अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी जिस थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं, दैट थ्योरी इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हमने जो है 11th में भी केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ था। वो कोवलेंट बॉन्ड्स में हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है ना। सो यहां पर जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं, मैं उन्हीं को एक बार जो है पोस्टुलेट्स के लिए पढ़ लेता हूं। ठीक है ना। देखिए पेज नंबर 27 की बात कर रहा हूं मैं। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय सिजविक एंड पॉवल। ठीक है, अंडरस्टूड। बेस्ड ऑन दिस थ्योरी नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवलेंट, मतलब ये थ्योरी मान के चलती है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कोऑर्डिनेट नहीं है, कोवलेंट की तरह है। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जब बन जाता है तो कोवलेंट की तरह ही होता है, क्योंकि इट इज शेयर्ड बाय बोथ। इज इट ओके? थर्ड पॉइंट, it explains hybridization of complexes and geometry of complexes। ऑब्वियस सी बात है, 11th क्लास में भी जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की थी, तो उस थ्योरी ने भी जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन बताई थी और साथ में ज्योमेट्रीज बताई थी। हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, ठीक है ना, sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन हमने जो है की थी और इनकी शेप्स भी की थी हमने। इज इट ओके? तो वही यहां पे हो रहा है। अच्छा, इफ n माइनस, एक मिनट, a fourth point है, the d orbitals involved in hybridization may either be inner orbital or outer orbital complexes। ये मसला क्या है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं यहीं पर इसको डायग्राम बना के बात बता दूं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो यहां पर सपोज जो है, जैसे ये है 3D, फिर उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आता है 4p, और फिर उसके बाद आता है 4। तो ये यहां पे कही क्या जा रही है बात, कि जैसे अगर जो है, जो देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो 4 है ना। यहाँ पे आउटर सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर वाला कौन सा है, 4 4 4। सो इट इज n-1। 3 क्या हुआ, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1। ये सारे n वाले हैं, 4 वाले हैं, ये 3 वाले हैं। तो अगर कभी जो है जैसे 3 वाला इनके साथ इन्वॉल्व हो ऐसे, सो इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तब होगा। और अगर अगर सेम एन वाला इन्वॉल्व हो, मतलब डी आउटर मोस्ट शेल वाला हो, सो इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हाइब्रिडाइजेशन की बात है, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको इनर ऑर्बिटल, देखो
मैंने आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस बता दिया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4s 4p और 4d इन्वॉल्व है तो d आउटर वाला इन्वॉल्व है, सो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर 3d 4s और 4p है, क्योंकि d उसमें n-1 वाला है, 3 वाला है, तो ऐसे में वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये 3D भी हो सकता है। ये अगर ये 4s है, इसकी जगह अगर 5s 5p 5d होगा तो ये फिर 4d हो जाएगा। मतलब अगर अंदर वाली शेल वाला जो है d हो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व, बाहर वाला हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो करने से होगा जब मैं अब प्रैक्टिस करवाने लगूंगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अगला पॉइंट ये है, इफ n-1 d orbitals are involved, inner orbital complex is formed। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यही मैंने कहा कि n-1 वाला अगर इन्वॉल्व है तो जो है ये। अच्छा, एंड इफ nd ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इट इज nd। ठीक है, अच्छा, और द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड इन टू वेज आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसके कारण जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैंने कहा जब मैं एग्जांपल दूंगा तब मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। और इस वाले को हम जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोल। इस टाइम पे आपके पास मटेरियल साथ में होना चाहिए। देखो 2-3 दिन हो गए दिए हुए इसको, जो है मैंने कहा था कि आप हार्ड कॉपी जो है करवा लीजिए इसकी। इज इट ओके? अच्छा सुनिए, और लास्ट पॉइंट ये कहा गया है, इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। हम पहले से जानते हैं अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, सो वो जो है उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और अगर सारे पेयर्ड हो तो उनको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और उनका मैग्नेटिज्म कितना होगा, इट इज गिवन बाय द फार्मूला जो हमने लिखा है कि म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटो। ठीक है, अब ये हम 11th में फार्मूला कर चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर नीचे टेबल दिया हुआ है कि n अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.73, दो होंगे तो 2.83, तीन होगा तो 3.87, फोर होगा तो 4.90, फाइव होगा तो 5.92। मतलब एक तरह से हम जो है हिंट के तौर पे ये ले लें, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेसिमल से पहले वही वैल्यू होगी। जैसे एक है तो 1 पॉइंट समथिंग, दो है तो 2 पॉइंट समथिंग, तीन है तो 3 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर कभी हमें रिवर्स में भी कहना हो कि इस कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज 4.90, तो हम सीधे लगा सकते हैं कि उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अगर हमें ऑब्जेक्टिव में ही चूज करना हो तो हम जो है सीधे कि डेसिमल से पहले, मान लो किसी के 3.87 है, सो डेसिमल से पहले 3 है तो भाई तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। अच्छा अब सुनिए, अगले पेज पे आप आइए। अगले पेज पे पेज नंबर 28 पे आप देखेंगे एक जरूरी जो है अरेंजमेंट लिखी हुई है। ये जो जरूरी अरेंजमेंट है, ऑर्डर ऑफ लीगेंड्स लिखा हुआ है, इस अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मसला क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, मैं सीधे सीधे बता दूं, यहां पर कुछ हम थोड़ा सा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर एक्चुअल में एक्सप्लेन होता है अगली थ्योरी से, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम अगली क्लासेस में करेंगे, कल या परसों करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ जो है काम चलाओ अरेंजमेंट को देखना। ऑर्डर पूरा दिया हुआ, देखो आप देखिएगा, एक ऑर्डर दिया हुआ है आई नेगेटिव लीगेंड्स की स्ट्रेंथ का। लीगेंड्स की स्ट्रेंथ का, इसकी स्ट्रेंथ का मतलब मैं बताता हूं
पहले हम देख लें, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, देन थायोसाइनेट, Cl नेगेटिव, नाइट्राइड, F नेगेटिव, यूरिया, OH नेगेटिव, ऑक्जेलेटो, ठीक है ना, और उसी के साथ OH नेगेटिव होगा, मुझे लगता है वो मिस प्रिंटेड है। अच्छा, ऑक्जेलेटो तो है ही यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देन वाटर, देन NCS, पायरिडीन, अमोनिया, इथिलीन, बाईपीरिडीन एंड ये फिनाइल ग्रुप, एंड देन NO2, देन C6H5 नेगेटिव, ठीक है ना, एंड देन Cn नेगेटिव एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग दिया है। ऑक्जेलेटो के बाद जो है, आई थिंक इट इज, ये जो लिखा होना चाहिए ये OR होगा, OR, R इज एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब सुने, अब ध्यान दीजिए, एक हिंट के तौर पे बात कही गई है कि जनरली यहां पे लिगेंड्स को दो कैटेगरीज में रखा गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज SFL एंड वीक फील्ड लिगेंड इज WFL। मतलब ये कहा गया है कि जिन लिगेंड्स में डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। जैसे आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, C6H5 नेगेटिव, NO2, फिनेंथ्रीन, बाईफिनाइल, ठीक है ना, एंड देन इथिलीन, डायमीन, अमोनिया, पिरिडीन, NCS, इन सभी में डोनर एटम जो है कार्बन या नाइट्रोजन, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आगे जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन या हैलोजेंस होती हैं, वो जो है जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? अच्छा, ये जनरल क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, हमें रटनी नहीं है, अरेंजमेंट जो है रटनी नहीं है, हम कुछ टॉप मोस्ट से याद रखेंगे, कुछ बॉटम मोस्ट से याद रखेंगे बस, ठीक है। चलिए, अब अब आगे ये जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल जो है अपने को वही 11th वाला है कि भैया sp होगा तो हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगी, स्ट्रक्चर लीनियर होगी, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहीड्रल, sp3d स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 ऑक्टाहीड्रल, sp3d3 जो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सभी बात जो है आप 11th से जानते हैं ना सारे लोग जो है, ठीक है ना, कि इस हाइब्रिडाइजेशन का जो है ये स्ट्रक्चर होगी। एवरी पर्सन नोज दिस, ठीक है ना, 11th में हमने डिटेल में किया हुआ ये, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब सुनिए, अब मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने लगा हूं। प्रैक्टिस सबसे अहम चीज है, सबसे जरूरी जो चीज है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, अब हमने मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है, देखो, जो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं। देख लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जो अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, अगर मतलब किसी की कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे मान लीजिए, सपोज, देखो, अगर इस तरीके से अनपेयर्ड हैं, तो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब लगा होगा तो उसकी पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग क्या कर देगा, मतलब जो है वो ऐसा कर देगा, 1 2 3 4, ऐसे इन चार को इकट्ठा कर देगा, पेयरिंग कर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देता है, पेयरिंग कर देता है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो है, अगर उसमें ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो कुछ भी नहीं करता, वो वैसे का वैसे रहने देता। अब इसका रीजन तो मैं अगली थ्योरी में ही दे पाऊंगा आपको कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वो जवाब दे देगी। लेकिन फिलहाल हमें जो है इसको पढ़ना है अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए। बेटा जी, समझ आ गई आपको बात कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम पेयर हो सकते हैं, अगर यहाँ 5 होते तो एक अनपेयर्ड बच जाता। अगर यहाँ जैसे 5 होते, सपोज 5 होते, तो एक जो है अनपेयर्ड बच जाता, इस तरीके से हो। इज इट ओके? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला जो है पेयरिंग करता है, वीक फील्ड वाला पेयरिंग नहीं करता। अंतर समझ में आ गया? ठीक है, इससे हम बात को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझना रहेगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके आगे CFT भी है, वो मोस्ट एडवांस्ड है, वो भी काफी यूज की है, लेकिन ये भी काफी यूज की है। ठीक है, सो मैं कुछ एग्जांपल्स लेता जाऊंगा, आपको बात समझाता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर NiCl4 2 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल इतना पुराना है, इतना पुराना है, जब जो है मैंने 12th का पेपर दिया था तो मेरे को भी ये एग्जाम्पल आया था। NiCl4 और NiCl4 2 नेगेटिव वाला एग्जाम्पल मैं भी अपने 12th के एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख चुका हूं। तो सुनते जाइए, हमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और कैसे स्ट्रक्चर निकालनी है, सबका ध्यान बोर्ड पे रहे। मैंने कहा आज का हमारा सेशन अब प्रैक्टिस का होने वाला है। सो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। निकल का एटॉमिक नंबर है 28। तो ऐसे में अगर आप निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहा हूं, सो इट विल बी लाइक, क्या होगा भाई? हम्म। ऐसे होगा, मतलब इट विल बी 3D8 एंड 4s2। बोलो सही है कि नहीं? अगर आप लिखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, एंड देन 4s2 देन 3D8, तो इसी तरीके से होगा। पहले बोलो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। जयकरण कह रहा है कि वॉल्यूम मेरा लो है। जयकरण अब वॉल्यूम ठीक है? नाउ इट्स ओके। चलो, अब आप सुनिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई जयकरण जी? कि मैं पहले एलिमेंट में मैं लिख भी लेता हूं कि निकल का क्या होगा। इट इज लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। बोलो बेटा जी, यही होगा ना? यही होगा। अच्छा, अब सुनो, लेकिन हम हमारा यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो ऐसे में जो निकल 2 पॉजिटिव होगा, उसमें आप S में से 2 निकाल दोगे। मैंने पहले बोला है कि हाईएस्ट N में से निकालने हैं। सो ऐसे में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। 3D8 हो गए। ठीक है, 4s0 है इस टाइम पे, 4s0, क्योंकि 2 हमने निकाल दिया और आपको पता है कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर वाले में से निकाले जाते हैं। अब सुनो मेरी बात, क्लोरीन किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड? क्लोरीन आता है वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में। वीक की बिल्कुल सही बात है, वीक की मतलब वीक कुछ भी नहीं करेगा। सुन लो, वीक कुछ भी नहीं करेगा। अब सुनो, ये 4s बना दिया। अब मुझे यहां पर आगे जो है बेटा जी 4p भी बनाना होगा ऐसे, और जरूरत पड़ेगी तो 4d भी बनाऊंगा। लेकिन अभी देखते हैं हमें जरूरत है कि नहीं, शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, क्लोरीन इनको अनपेयर नहीं करेगा। और साथ में आप एक बात इसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग से डिफरेंस समझ जाइएगा। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, एक ये वाला एटम देता है, एक जो है क्लोरीन देगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड ही देता है। तो इसलिए लिगेंड को सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली चाहिए, क्योंकि दोनों उसी ने देने। तो इसलिए ये एक Cl नेगेटिव हो गया, ये दूसरा Cl नेगेटिव हो गया, ये तीसरा Cl नेगेटिव हो गया, और ये हो गया चौथा Cl नेगेटिव। क्या आपको मेरी बात समझे? मतलब आपने जो है
4p क्यों लिखा? क्योंकि जब एक शेल आती है तो पूरी आती है, मतलब 4s भी आएगा, 4p भी आएगा, 4d भी आएगा, 4f भी आएगा। ठीक है, सो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे 4 क्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिट करना है, सो मैंने जो, अगर मान लो 5 होते तो मैं डी में भी डालता, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि 4 ही थे तो एक एस और 3 पी से हमारा काम हो गया इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एक एस और 3 पी इन्वॉल्व है, सो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सही है बात? स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स में ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे जो है फास्ट होता जाऊंगा। sp3 है, अब sp3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि NiCl4 की जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहीड्रल होगी। एक बात तो ये क्लियर कर ली, NiCl4 2 नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी टेट्राहीड्रल। और दूसरी बात ये है, यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, n की वैल्यू 2 है, सो ऐसे में म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 2, सो दैट इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, 2 पॉइंट समथिंग जो है आपकी वैल्यू आनी है, 2.83 विल बी योर मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब इस एग्जाम्पल ने 4s वाले इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले? क्योंकि आर्यन बख्शी जी, निकल यहां पर 2 पॉजिटिव है, निकल 2 पॉजिटिव है तो आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे। ये निकल की कॉन्फ़िगरेशन है, निकल 2 पॉजिटिव की। ठीक है, हाँ, निकल जो है 2 पॉजिटिव स्टेट में है। सो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गई, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गई और मैग्नेटिक मूवमेंट भी समझ में आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए आप आराम से। मैंने कहा इनिशियल जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे लिए क्रूशियल रहेंगे, बाकी फिर जो है आराम से समझ में आने वाले। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप पेज नंबर 29 पे देखें, हाँ, केशव कह रहा है कि फिर से रिपीट कर दो। म्यू का फार्मूला √n × n + 2 अभी लिखा था मैंने, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रक्षित तेरे लिए अगला एग्जांपल मैं पुट कर रहा हूं, अगले में तेरे को समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्कर्ष जी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मतलब यहां पर आप देखो sp3 है, सबसे लास्ट में क्या लिखा है NiCl4 में, पेज नंबर 29 में sp3 है, टेट्राहीड्रल है। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये, इसमें जो है इनर ऑर्बिटल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वैसे कहना नहीं चाहिए, बट ही इज सेइंग कि भाई अंदर वाला डी इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। उसके बाद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब भी आउटर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये अगर पेयरिंग हो जाती तो जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता। अगले एग्जांपल से रक्षित तेरे को समझ में आ जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है ना, अब अगला एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल पे सबका ध्यान रहे, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में कुछ बदलाव होने वाला है बिल्कुल काफी हद तक सेम। ठीक है, अब देखें, अगला एग्जांपल है जी हमारे पास NiCN4 2 नेगेटिव, और आप जानते हैं कि Cn नेगेटिव जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ऐसे में वो पेयरिंग करेगा। तो हम पहले निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, सब लोग ध्यान देते रहिए। ठीक है ना, तो निकल 2 पॉजिटिव की जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो हम कुछ ऐसे लिख रहे होंगे। ये हो गया निकल 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया 3d, ये हो गया 4p, ये 4s, और ये हो गया जी 4p। सुनते जाइए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो सबको क्लियर। अब आप जानते हैं कि हमारा जो साइनाइड है वो पेयरिंग करता है। साइनाइड ध्यान रखिए बोर्ड पे, साइनाइड पेयरिंग करता है
तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के जो है साइनाइड जैसे ही आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ के यहां पर आ जाए। पेयरिंग कर दी मैंने, पेयरिंग दिखा दी, यहां से उठा के जो है इलेक्ट्रॉन को हम कहां ले गए, यहां ले गए। इज इट ओके? साइनाइड ने अपना काम कर दिया, एक ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया। सुन लो, अब इसके बाद यहां पर आके लगेगा Cn नेगेटिव, फिर लगा यहां पर Cn नेगेटिव, बेटा जी बोलो, बात समझ में आ रही है? आर्यन बख्शी जी, आपको एक ऑर्डर दिया है पेज नंबर 28 पे। मैंने पेज नंबर 28 जो आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, उस पे जो है एक स्पेक्ट्रोस का केमिकल सीरीज जिसका मैंने नाम कहा ऑर्डर है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर तुम्हारे पास है सो यू कैन सी कि यहां पर जो है साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में लिखे हुए हैं। इज इट ओके? हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ प्रांजल जी, लो स्पिन हाई स्पिन का भी मैं बता रहा हूँ अभी जो है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई जो बोर्ड पे लिखी हुई है कि साइनाइड जो है पेयरिंग करेगा? याद नहीं रखना है इनको, जो है जस्ट ये रखना है कि स्ट्रॉन्ग वाले कौन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाले रख लोगे तो वीक वाले अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। जो कार्बन डोनर या नाइट्रोजन जिनमें डोनर हो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, मोटे मोटे तौर पे याद रखना है। स्टार्टिंग के कुछ जो है 3-4 आप याद रख लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, एंड देन C6H5 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव, बस इनसे काम हो जाएगा हम, ठीक है। अच्छा सुनो, अब साइनाइड ने पेयरिंग कर दी, और अब आप हाइब्रिडाइजेशन को देखिएगा, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अपनी हो गई है DsP2, डी अंदर वाला, देन S एंड देन 2 P, DsP2। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो S का मतलब अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर। 11th को याद कीजिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पे जो है कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर आता था। इसका मतलब निकल के साथ जो है साइनाइड ऐसे जुड़े, ठीक है, ये 4 नेगेटिव। और दूसरी बात देखो, अब इसकी कंक्लूजन में आप देखिए, ये डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। दूसरी बात, मतलब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है जीरो बोर मैग्नेटॉन। इज इट ओके? अच्छा, दूसरी बात, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पिछला पैरामैग्नेटिक था, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है। पिछले वाला पैरामैग्नेटिक था, ठीक है, आप उसमें PM लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अगला है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें 3D इन्वॉल्व हुआ है, सो इसलिए इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और अभी प्रांजल ने पूछा था लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखो प्रांजल जी, पिछले वाले एग्जाम्पल को आप देखें तो उसकी जो स्पिन थी वो 2 थी, मतलब हाफ थी ना, एक हाफ ऊपर हाफ ऊपर, मतलब दोनों की स्पिन जो है ये थी, मतलब प्लस हाफ। जबकि यहाँ पे क्या है, स्पिन सभी की कैंसिल हो गई है। आप देखो, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, सबकी कैंसिल है, तो नेट स्पिन इज 0। सो इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि जब भी पेयरिंग हो जाएगी तब। अच्छा, अब कुछ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में कौन, अश्मि पूछ रही है इनर ऑर्बिटल। मैंने कहा आउटर मोस्ट इज 4, जो सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर है उसको n मानिए, अगर उससे अंदर वाला भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। पिछले वाले में नहीं इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है, 3D वॉज नॉट इन्वॉल्व, 3D में पेयरिंग नहीं हुई थी, मतलब अनपेयर्ड हाई स्पिन वाला होगा, पेयर्ड जो है लो स्पिन वाला होगा, बिल्कुल सही बात। जिसमें पेयरिंग होगी वो लो स्पिन हो गया, जिसमें पेयरिंग नहीं हुई वो हाई स्पिन हो गया, तो इसमें पेयरिंग हुई है। चलो समझ आ गया, ठीक है ना।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ जो है एग्जाम्पल देखते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड एग्जाम्पल यहां पर लिया हुआ है, ठीक है, अब देखें, जो थर्ड एग्जाम्पल यहां पर लिया हुआ है दैट इज NiH2O4 2 पॉजिटिव। प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप उसको ठीक कर लें। एग्जाम्पल ये है, अगेन अगर आप सभी के पास नोट्स होने चाहिए अब जो है, ठीक है ना। अगर आप उसके एग्जाम्पल में देखें, सो वाटर जो है पेयरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि जो ऑक्सीजन वाले और हेलोजन वाले डोनर एटम्स वाले होते हैं वो जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। सो वाटर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें। sp3 D2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। 1 मिनट, H2O बेटा जी यहाँ पे 6 लिया हुआ है, ठीक है ना, 6 लेते हैं, मैं पूरा करवा देता हूं इसमें। देखो, सो 6 लिए, सो ऐसे में देखो ये निकल 2 पॉजिटिव है, सो सिचुएशन वही आनी है। हमने कहा कि वाटर पेयरिंग नहीं करेगा तो ये अनपेयर्ड ही रहेंगे, ये 3D है, और ये 4s 4p एंड 4d। जरूरत पड़ने पर हम D तक बनाएंगे, 4f भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 4s 4p 4d। अब देखो, एक वाटर, दूसरा वाटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो, डी कौन सा इन्वॉल्व हुआ, आउटर वाला हुआ ना, सो इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और साथ में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, और इसकी म्यू जो है वही समथिंग 2.83 आएगी, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। साथ में इसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, sp3d2, तो ये ऑक्टाहीड्रल होगा। सो मतलब निकल के साथ जो वाटर होगा वो कुछ ऐसे अटैच रहेगा। बोलो बेटा जी, आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ रही है बात। देखो, बहुत गजब की इंफॉर्मेशन देती जा रही है थ्योरी, मतलब छोटी सी बात पे जो है, मतलब हमें जो है बहुत जबरदस्त जो है इसके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, म्यू इतना होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्टाहीड्रल होगा, ओ एच लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहीड्रल होगी। समझ आ रही है, सारी बात समझ में आ गई, सही यस और नो। ठीक है, अच्छा, चलो बढ़िया से समझ में आ गई। पेज नंबर अगर आप 30 पे आएंगे, एक खास बात मैं आपको बताने लगा। पेज, अगले पेज पे अगर आप आएंगे, देखो ये वाटर में भी है और कहीं और में भी होगा, किसी और लिगेंड में भी ये हो सकता है कि वाटर, अगर सेंट्रल एटम, वाटर लिगेंड के केस में अगर सेंट्रल एटम जो है 3D वाला, तो वाटर एक्ट करेगा वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन अगर 4D 5D 6D वगैरह हो जाते हैं तो इसमें करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम, मतलब इसमें पेयरिंग कर देगा, 3D वाले में पेयरिंग नहीं करेगा। क्या बेटा जी आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब जो वाटर है वो, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा है वो सिर्फ 3D सीरीज के लिए है। सुनते जाइए, मेरी स्टेटमेंट को समझिए, जो हमने ऑर्डर लिखा है वो 3D सीरीज के लिए है, ठीक है। और ये सारी एक्सप्लेनेशन में आपको मैंने कहा अगली थ्योरी में मैं देने वाला हूं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। लेकिन अभी
इस थ्योरी के बियॉन्ड है, तो अभी हम इसको रट लें कि भैया वाटर या उसके आसपास के जो हैं 3D वाले में वो वीक है, लेकिन अगर 4D के साथ अगर सेंट्रल एटम होगा तो उसमें वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम कर जाते हैं। डन। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, तो अभी देखो, अब मुझे लगता है कुछ जो है आप भी समझ जाओगे बात। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी जो है मेरे पास जो अगला एग्जाम्पल है दैट इज NiCO4। हम आराम से एग्जाम्पल्स को देखते जाते हैं। NiCO4, अब निकल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। सो जब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सो पहली बात तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D है, 4s 4। अब सुन, सो ऐसे में 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात ध्यान दीजिएगा। केशव कह रहा है कि मेरी साउंड जो है कम आ रही है। भैया क्यों कम आ रही है यार मेरी साउंड? एक मिनट, अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? आर्यन को क्लियर है? ठीक है, अच्छा सुनो अब, चलो अब सुनो। देखो यहां पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब अपना कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो वो इन इलेक्ट्रॉन को यहां पे पहुंचाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जंप करा के हम यहां पे ले जा रहे हैं, ये होगी पूरी पेयरिंग। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड 3 लगा दो, लग गए? क्या हाइब्रिडेशन होगी? sp3 हो गई। तो जो इसके बारे में बातें लिखी हैं अब उनको कंक्लूड कर लेते हैं कि होना क्या है। ठीक है, sp3 होगा, ठीक है, टेट्राहीड्रल होगा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। 3D इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, और बेटा जी ऐसे ही अमोनिया में भी आप निकाल लोगे।
अच्छा, सो सॉरी, पता नहीं क्यों यार आपकी क्लास के टाइम ही बीएमडब्ल्यू का फोन आता है। ठीक है, तो आया था, अब जरूरी था। ठीक है, चलिए बेटा जी ये बताओ, ये समझ में आ गया? से यस और नो, सबको समझ में आ गया? देखो एग्जाम्पल आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अच्छी बात यह है कि नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूं कि भाई ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें सारे पेयर्ड हो चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल होगा, एवरीथिंग इज देयर। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं अगला जो अमोनिया वाला एग्जाम्पल है, सिक्स्थ वाला, उसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि दैट इज यूजुअल, वो बिल्कुल यूजुअल सी बात है। ठीक है ना? सो जो यूजुअल सी बात हो रही है कि अमोनिया उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां पर, अच्छा हाँ, एक बात का डिफरेंस देख लीजिए। अगर आप फिफ्थ एग्जाम्पल में देखें, और ये ध्यान भी रखने हैं, इनको स्टार लगा लेने हैं साथ साथ में, इसीलिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर आप NiNH3 6 वाले कॉम्प्लेक्स में देखें, सो अमोनिया इज एक्टिंग एज ए वीक फील्ड लीगेंड। ठीक है, अमोनिया पेयरिंग नहीं कर रहा है। सिक्स्थ वाले में अमोनिया जो है पेयरिंग करने लग गया, क्योंकि अमोनिया इज एक्टिंग एज, क्या एक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। क्यों करता है? आप दोनों पे स्टार लगा के रख लें, पांचवें और छठे पे। इसका आंसर सटीक मैं दूंगा आपको जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको हम रटे। मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पे कि क्यों यहां पे जो है अमोनिया पांचवें एग्जाम्पल में वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है। आपको 100% जबरदस्त आंसर दूंगा मैं इसका, ठीक है ना? क्योंकि उसका आंसर ही लाई करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। दो थ्योरीज को कंबाइन करेंगे तो जो है आपके बेटर जो है आंसर्स आएंगे। पांचवें पे स्टार लगा लीजिए, 3 बार स्टार लगा दीजिए पांचवें में, ताकि जो है अगली क्लास में हम डिस्कस कर सकें। पेज नंबर 31 पे आइए। पेज नंबर 31 पे सबसे पहला ही जो एग्जाम्पल है, सातवें वाला ना, उस पे जो है 5 स्टार लगा लीजिए आप पहले ही। ठीक है ना? वो जबरदस्त एग्जाम्पल है, मतलब एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, मतलब और इस एक्सेप्शनल केस को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कॉपर CuNH3 4 2 पॉजिटिव। पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर देखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। देखते हैं। सो 29 पे जो है सिचुएशन कॉपर की ये होंगी। वही कॉपर एक्सेप्शनल केस। सो इट इज 3D, इट इज 4s, है ना? कि 3D10 4s1 कॉपर एक्सेप्शनल केस। लेकिन बेटा जी साथ में आप एक बात और जानते हैं कि कॉपर यहां पर 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव, मैं यहीं पे लिख लेता हूं, एक यहां से निकालो एक यहां से निकालो, बोलो निकलेगा कि नहीं? एक यहां से, पहले यहां से, फिर अगला यहां से। सो कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, ये हुआ कि नहीं? से यस और नो? इज इट ओके? समझ आ रही है बात? अच्छा, अब बात पता क्या है, देखो, अब बात अमोनिया चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करे, चाहे वीक फील्ड लिगेंड का काम करे, एक को तो पेयर कोई भी नहीं कर सकता। भाई जब एक ही इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग कहां से होगी? तो इसका मतलब जो 4 अमोनिया हैं उनको ऑर्डिनरी वे में लगना चाहिए था यहां पर, कि भाई एक यहां पे लगते, 3 यहां पे, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती। सही बात है, यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा एग्जाम्पल को रट लियो, मेडिकल वाले खास तौर पे। ठीक है, तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से, एक्चुअल में ये बात शुरुआत कहां से होती है अब की? वाई समथिंग डिफरेंट। एक्चुअल में एक्सरे स्टडी से इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री फाइंड की गई स्क्वायर प्लेनर।
और स्क्वायर प्लेनर तभी हो सकती है अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सुन लीजिए, तो एक्सरे स्टडी से स्क्वायर प्लेनर फाइंड किया गया। दूसरी बात, पैरामैग्नेटिक भी फाइंड किया गया कि एक अनपेयर्ड है, तो एक अनपेयर्ड भी है और DsP2 है, डी तो खाली नहीं है, होनी तो यहां से चाहिए sp3। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई कि भैया ये अमोनिया के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाता है, इसको यहां से यहां जंप कराओ, ये कर गया, यहां से यहां जंप कराता है अमोनिया। दिस इज द स्पेशल बिहेवियर, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर अमोनिया लगा, 1 2 3 और ये 4। इससे सारी बातें एक्सप्लेन हो गई कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, हाइब्रिडाइजेशन आ गई DsP2। तो इसका मतलब कॉपर के अराउंड जो है अमोनिया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में लगनी है। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब देखते हैं हमने लिखा क्या है इसमें। अब ये स्क्वायर प्लेनर है, एक बात, पैरामैग्नेटिक है जो कि 1.73 बोर मैग्नेटोन हमने कहा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहेगा, स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, सभी ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 8th एग्जांपल, मैं इससे आगे बढ़ जाऊं कि नहीं, से यस और नो। डन। 8th एग्जांपल, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। अगेन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, DMG की स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा तो नॉर्मली जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह पेयरिंग करेगा और उसके बाद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे आराम से हो जाएगा। 9th वाले पे आइए। 9th वाले में क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो चारों के चारों क्लोरीन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो 9th वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजुअल बिहेवियर चल रहा है अब लिगेंड्स का। ये जो एग्जांपल है जिनमें नॉर्मल चल रहा है उनसे हम आगे बढ़ते हैं। हम आ रहे हैं पेज नंबर जो है 32 पे। पेज नंबर 32 पे आप देखिए। सो यहां पर आप देखिए, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड ही हैं। जिंक में मतलब क्या होगा, 3d10 हो जाएगा ना, जिंक 2 पॉजिटिव, अदरवाइज होता 3d10 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, Zn2 पॉजिटिव कर दोगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलरेडी सारे पेयर्ड है। अमोनिया का स्ट्रॉन्ग या वीक होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए इसको भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही जो है आप अगले वाले में, देख लीजिए। अगेन प्लेटिनम अमोनिया Cl2। ठीक है, हमने कहा अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए जो है वो पेयरिंग कर देता है। नॉर्मली पेयरिंग हुई, अमोनिया जो है तो वो पेयरिंग करता है प्लेटिनम में। ठीक है ना, एंड हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, डी इनर वाला इन्वॉल्व है। 12वें नंबर पे, आप देखिएगा ब्रोमीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, मैंगनीज के साथ पेयरिंग नहीं करेगा, सो फिर से नॉर्मल हो गया। एक्सेप्शनल केस अगला देखिए, हमने यहां पर कुछ, ये एक्सेप्शनल भी नहीं है, मैंने आपको एक बात कही थी पहले में प्लेटिनम। इस एग्जांपल को देखिएगा, इस एग्जांपल पे कंसंट्रेट कीजिए। ये जो कहा हमने PtCl4 एंड देन इट इज 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, मतलब प्लेटिनम +2 स्टेट में है। मैंने, अगर आप देखें, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आता है, मतलब ये 3D सीरीज वाला है, ये 4D वाला है, ये 5D वाला है।
मैंने अभी वाटर के केस में आपको एक स्टेटमेंट दी थी, मैंने कहा था कि वाटर जो है 3D के केस में तो वीक फील्ड है, लेकिन लोअर वालों के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। वही क्लोरीन की बात है कि क्लोरीन जो है अगर निकल के साथ होता, जो NiCl4 का आज का हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, उस केस में वो पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन निकल की ही फैमिली का प्लेटिनम जब लेते हैं 5D सीरीज का, तो वहां पे क्लोरीन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम मैंने कहा इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा, लेकिन मैंने पहले बात कह दी थी कि भैया जो वीक फील्ड लीगेंड्स होते हैं 3D के सीरीज के केस में, वो लोअर वालों के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन बन गया। हाँ, वाटर की तरह ही, मतलब कंसिडर इट फॉर एवरी लीगेंड। हर एक लीगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा बनेगा, इसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब प्लेटिनम में तो पेयरिंग होनी ही होनी। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो देखो कितने हम आराम से लॉजिक से करते जा रहे हैं चीजों को। अच्छा, 14th एग्जांपल देखिए। 14th एग्जांपल का भी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। साइनाइड है, ऑब्वियसली पेयरिंग करेगा। आयरन 3 स्टेट में है, 5 उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखते जाइए पेज में, 5 अनपेयर्ड है, पेयर होके क्या करेगा, 4 की पेयरिंग हो जाएगी, 1 अनपेयर्ड रहेगा। डन। एंड देन अगले वाला देखिए, अगले वाले में भी अगेन पेयरिंग होगी, FeCN6 4 नेगेटिव में भी। ठीक है, पेयरिंग होगी, ये आप ट्राई करेंगे और जो है अगले लेक्चर में आप मुझे बताओगे भी कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। 16th पे देखिए, NO2 को हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहा है, आप देखिएगा तीसरे नंबर पे NO2 ही है, CO साइनाइड एंड NO2, तो वो पेयरिंग करेगा, नॉर्मली पेयरिंग करेगा। FeF6 पेयरिंग करेगा, ठीक है ना, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, देखते जाइए, अगले पेज पे आइए, कम टू पेज नंबर 34, 34 पे जो है, अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज कंपाउंड्स। ठीक है बेटा जी, ये आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। सुन लीजिए, पेज नंबर 34, 35, 36, 37, ठीक है, 38, 39, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपने जो लिखा हुआ है ऐसा जो उसका जवाब देना है, जो भी डाउट आएगा आपने मुझे पूछ लेना है। इज इट ओके? जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आपने मुझसे अगले लेक्चर में पूछ लेना है, या जो डाउट सेशन होता है आप उसमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, कर लोगे ये घर में, है ना? ये क्योंकि आगे प्रैक्टिस है ना, सो आप आधा घंटा जो इस पे लगाइए, आपका आराम से हो जाना है। मुझे बता उत्कर्ष, अब डाउट क्या है पिछले लेक्चर वाले में? पिछले लेक्चर वाले में डाउट क्या है? चलो देखते हैं, पिछले लेक्चर वाले को देखते हैं अब। पेज नंबर 23 वाले हो गए? अच्छा, तुम कह रहे हो नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर कह रहा है, कौन सा नंबर? 21 नंबर, 21 नंबर ना? 21 एंड 54, 21 पे आ। 21 की डायग्राम देखो पहले, सुनो। सुन लो, अब यहां पर ये -1 दिया हुआ है, यहां पर -1 है। सुनो, यही है ना? देखो अब यहां पर सबसे पहले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1, -1, -1 और इस पे चार्ज -1, तो इसका मतलब +2 है। अब देखो, अब हमने अल्फाबेटिकली चलना है। सबसे पहले जो नाम दिया अमीन, देन इट इज ब्रोमिडो, ब्रोमिडो, ठीक करो उसको। जो आंसर लिखा है वो गलत है, अमीन मैं लिखवा दूं, अमीन, ब्रोमिडो,
क्लोरिडो, नाइट्रो। नाइट्रो के साथ एन इसलिए लिखा है, एन का क्या पर्पस है एक्चुअल में? अगर NO2 ऐसे है, ये मोर साइंटिफिक स्टेटमेंट है, दैट इज NO2 ऐसे है, तो इसको हम नाइट्रो एन लिखते हैं कि डोनर एटम इज नाइट्रोजन। अगर ये ONO लिख देते हैं हम कि ऑक्सीजन इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स, जिसको नाइट्रेटो अदरवाइज कहते थे हम, तो उसको नाइट्रो ओ कह दिया जाता है, नाइट्रो ओ, इसलिए ऐसे लिखा गया है। ठीक है, सो नाइट्रो एन, एंड देन ऑब्वियसली नेगेटिव लिगेंड है तो प्लेटिनेट। ये इसका 100% सही जवाब है। उत्कर्ष जी समझ आ गया? अब आते हैं 54 पे। 54 जो है, इट इज Na3 Ag S2O3 2, ये ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो इट इज सोडियम एंड देन डाई थायोसल्फेटो। अब ये कॉम्प्लेक्स है, आप डाई थायोसल्फेटो भी लिख सकते हैं या बिस थायोसल्फेटो भी लिख सकते हैं कि भी कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट जो है इसलिए। ठीक है, अदरवाइज डाई भी चलेगा इसमें। ठीक है, एंड देन आर्जेंटेट। सिल्वर +1 में है यहां पे, क्योंकि ये S2O3 2 नेगेटिव होता है, तो 2 है तो 4 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। ठीक है, उत्कर्ष जी बोलो, सही है बात? क्लोरिडो, क्लोरिडो, हर जगह क्लोरो की जगह क्लोरिडो होगा, आप ध्यान रखिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई इतनी? उत्कर्ष कह रहा है वर्नर के न्यूमेरिकल्स का थर्ड। चलो वर्नर के न्यूमेरिकल्स का थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है? ए सोल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ दिस इज पास थ्रू कैटायन एक्सचेंजर विद दिस वन मोल एंड इज, एक मिनट, देखो जो ये कॉम्प्लेक्स है अपना, COCl3.6 अमोनिया, इसको हमने मतलब इसके मोल्स भी दे दिए हैं, वेट भी दिया है तो मोल्स भी दिया है, तो 0.02 मोल्स इसके जो है AgNO3 के साथ ट्रीट किए, उसके कितने? 0.06 मोल्स। एक मिनट, एक मिनट, ये सोल्यूशन कंटेनिंग दिस मच इज पास थ्रू कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है, with 0.02 and treated with 3.4 AgNO3 having this much mole, ठीक है ना, देन फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज, एक मिनट, पहले मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है। उसमें लिखना क्या चाहिए कि जो ये थर्ड लाइन है ना, एंड इज ट्रीटेड कंप्लीटली विथ, अगर वो कंप्लीटली लिख लेता है तो इसका मतलब इसके 0.02 मोल 0.06 मोल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट मींस हमें जो है AgCl के 0.06 मोल्स मिलेंगे, क्योंकि
पूरे के पूरे रिएक्शन कर रहा है ना, वो कंप्लीट जब रिएक्शन हो रही है तो 0.02 0.06 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जितने AgNO3 के होंगे उतने AgCl के मिलेंगे। मतलब अगर 0.02 से आपको 0.06 मिल रहा है तो इसका मतलब 1 से आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 1:3 का रेशियो है। तो इसका मतलब 1 मोल में 3 रिप्लेसेबल क्लोरीन है। सो 3 रिप्लेसेबल क्लोरीन तभी हो सकते हैं जब वो तीनों जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई उत्कर्ष जी? है ना भाई? 0.02 से अगर 0.06 AgCl मिल रहा है तो दैट मीन्स 1 से मिलेगा 3, मतलब 1 मोल COCl36 अमोनिया में 3 रिप्लेसेबल क्लोरीन है, तो तीनों क्लोरीन बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। ठीक है, नोट्स में ब्रैकेट में M कहां पर, कहां पर? कौन से पेज नंबर की बात कर रहा है? इसी क्वेश्चन के नीचे वाला ब्रैकेट? ब्रैकेट में M तो कहीं नहीं है यार, X और Y है। हाँ M नहीं है, फिर क्या है, फिर बोल। अच्छा चलो, मैं एक मिनट, एक मिनट, सोल्यूशन को मत देख उसके यार, सोल्यूशन मैंने करवा दिया। ये सोल्यूशन कंटेनिंग 2.675 ग्राम ऑफ COCl3 is passed through cation exchanger with 0.02 mole and it is treated with 3.4 gram of AgNO3 having 0.06 mole, then formula of the complex is formed नहीं is, बस दैट्स ऑल। फॉर्म्ड भी काट दे, मतलब वो लिखना है इज ट्रीटेड कंप्लीटली विथ, बाकी सोल्यूशन मत देख उसका, वो स्टूडेंट ने किया है उसको छोड़ देते। ठीक है, वो मैंने करवा दिया। अच्छा, इज इट ओके? समझ आ रहा है आपको टॉपिक बढ़िया से? पांचवा भी बताना है इसका, पांचवा, थर्ड, थर्ड बता दिया मैंने, थर्ड बता चुका हूं मैं। अब पांचवा, 0.01 molar aqueous solution of is freezed at this assuming complete ionization of hydrated isomer confirms the observation। ओके, चलो इसको करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन और इसका कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है? ओके, सो हमने ये फार्मूला लगाना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF कितना है? डेल्टा TF -5.58 है, तो 5.58 ये आ गया। आई हमने इसमें निकालना है, KF अपना 1.86 है, 0.1। इससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है? आई की वैल्यू आ रही है 3। इज इट ओके? आई की वैल्यू अगर 3 आ रही है और 100% आयनाइजेशन कह रहा है, इसका मतलब 1 मोल से 3 मोल बन रहे हैं। 1 मोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप पहले को देखो, वाटर को मत इंक्लूड करियो। पहले में देखोगे तो वो डिसोसिएट करेगा ही, वाटर तो ऐसे है अनआयनाइजेबल। दूसरे में 2 बनेंगे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, एक Cl नेगेटिव। तीसरा, इसका आंसर लग रहा है कि तीसरे में क्या होना है, एक कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोराइड आयन। हाँ, अगर आई की वैल्यू जो है, एक मिनट, आई की वैल्यू 0.3 आ रही है, ठीक है? सो इसका मतलब नंबर ऑफ आयन जिसमें जा रहा है उसकी वैल्यू 3 आएगी, है ना? जितने में डिसोसिएट कर रहा है उसकी वैल्यू जो है, यार आई की वैल्यू जो है, हम्म, वो 0.3 क्यों आएगी, 3 आ रही है।
5.58 डिवाइडेड, अच्छा 0.1 भी है साथ में, है ना, 0.1 भी है साथ में। सो आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो 30 दे रहा है, ठीक है। सो कुछ हमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। 0.1 की जगह 1 मोलर ले लो, 0.1 की जगह मोलैरिटी 1 ले लो, ठीक है। सो आई की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। सो एक जो है 1 मोलर ले लीजिए, ठीक है। इज इट ओके? चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए कि अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या। अगली क्लास में जो है हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कर लिया, आपने प्लीज ये क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। और उसको एक मिनट, अगली क्लास में हम लोग करेंगे अगली थ्योरी जो बहुत जरूरी है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। सीएफटी की बात करेंगे, ठीक है। अगर अभी कोई डाउट वाउट बच गया हो, मैं उसको अगली क्लास में ले लूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। डन। हाँ, पिछला लेक्चर अपलोड नहीं किया, सॉरी, लेकिन मैं कर दूंगा आज जो है, ठीक है।